So today we are going to discuss about investment. तो कोई मेरे से कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। हम ऑब्वियसली कोई फिक्स डिपॉजिट या ये सब के लिए तो पूछता नहीं है। तो ऑब्वियसली ही मेंट कि इक्विटीज़ या शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाया जाए। तो मैं और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट क्लासेस है जैसे कि रियल इस्टेट, गोल्ड। सो आज मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा so that people can understand what is happening. सो इक्विटीज़ या शेयर के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसके बारे में कोई जनरली बात नहीं करता है और वो है प्रमोटर। सो एक बात ये ग्रोथ और ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक और पी, रिटर्न ऑन इक्विटी सब डिस्कस करते हैं, बट मेन चीज़ जो है वो कोई नहीं डिस्कस करता, वो है प्रमोटर का बैकग्राउंड। अब देखिए, जब तक प्रमोटर वो होता है जिसने वो कंपनी बिजनेस बनाया है, वो कंपनी खड़ा की है, उसको उस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होता है। और जब तक प्रमोटर नहीं चाहेगा तब तक आदमी का पैसा नहीं बनेगा। चाहे बिजनेस अच्छा भी करे तो भी वो कुछ ना कुछ करके अपना फ़ायदा उठा लेगा और नॉर्मल शेयर होल्डर्स तक मिनिमल प्रॉफिट ही जा पाएगा। तो सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना है कि प्रमोटर कैसा है। वो ऐसा इंसान है जो आपको तब कमाने देगा कि वो सारा का सारा बेनिफिट खुद ले लेगा। इसलिए जनरली अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि प्रमोटर कैसा है। लेकिन यही रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये कर सकते हैं, आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं प्रमोटर को कि ये किस टाइप का इंसान है, या तो उससे मिल के या उसकी बातें सुन के, तभी आप उस कंपनी में, तभी आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट में मत लगाइए। अगर आप डायरेक्ट में ये सब इसके बिना लगा रहे हैं, बिना प्रमोटर को जाने, उसका मतलब मोटिवेशन जाने, तब आप मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गैम्बल देन। तो वो तो भगवान भरोसे ही आप लगा रहे हैं। आपको नामी गिरामी गिरामी प्रमोटर है तो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अनजान प्रमोटर है तो फिर इट्स हाईली रिस्की। तो जैसे आप देखते हैं सबसे ज़्यादा पैसा किस में बना, जैसे इन्फोसिस में बना या टाटा की कंपनी उसमें बना, तो प्रमोटर बहुत अच्छा था। गोदरेज में बना, मतलब इस टाइप के नामी गिरामी प्रमोटर्स के, मतलब जो अच्छे प्रमोटर्स थे उन्हीं की कंपनी में पैसा बना। नहीं तो पैसा बनते हुए भी आपका पैसा नहीं बनेगा, भले ही प्रमोटर का पैसा बन जाएगा। और ये क्या करते हैं, ये प्रमोटर कभी भी सप्लाई क्रिएट कर सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखने का बात है, क्योंकि प्रमोटर का मतलब है बिजनेस खड़ा करना। वो कभी भी बिजनेस खड़ा करके या अंदर से कुछ करके प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट लेके एक्स्ट्रा शेयर का सप्लाई क्रिएट कर सकता है। तो जब तक वो नहीं चाहेगा आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है। बाकी तो जो अदर फंडामेंटल्स होते हैं, प्राइस टू अर्निंग और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो तो आप कहीं से भी पढ़ के आप सीख ही सकते हैं उसको, कि कैसे बिजनेस को इवैल्यूएट किया जाए। अगर आपसे ये सब नहीं होता है तो बेस्ट होता है, अगर आप इक्विटी ही लेना है और आपको ये सब आइडिया नहीं लग रहा है, तो म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप इतना टाइम या इतना आपके पास स्किल सेट नहीं है कि प्रमोटर को, पहला है कि प्रमोटर नहीं समझ सकते, तो आप बेटर होगा कि डायरेक्ट नहीं लगाएं। तो यही बात है। और दूसरा होता है कि सप्लाई, कि जब भी ये वैल्यूएशन बढ़ने लगते हैं मार्केट के, सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म सब अपना सेलिंग करने आ जाते हैं, तो ये एक सप्लाई साइड हमेशा क्रिएट हो जाता है। तो आपको ऐसा एसेट क्लास देखना है जिसका मतलब आपको गारंटीड चाहिए। तो दो चीज़ होना चाहिए, पहला तो कि कंपनीज में आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्रमोटर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। दूसरा है कि सप्लाई क्रिएट हो जाता है, कभी भी नए नए बिजनेस आ जाते हैं, उनका आईपीओ आ जाता है, तो हमेशा सप्लाई क्रिएट होते रहता है। तो आपको ऐसा एसेट क्लास देखना है जिसका सप्लाई इतनी जल्दी क्रिएट नहीं हो सकता है और जिस पर आपका कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। तो एक ऑब्वियस ऑप्शन है एक रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में तो आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, तो कितना रियल इस्टेट क्रिएट हो सकता है उसका एक लिमिटेशन है। और कंट्रोल तो पूरा आपका पास ही रहता है, घर में क्या करना क्या नहीं करना, क्या इम्प्रूवमेंट्स करना, क्या बेटरमेंट करना, ये सब तो आपके हाथ में है। तो रियल इस्टेट में कंट्रोल भी पूरा आपके पास है और सप्लाई भी क्रिएट नहीं हो सकता, उतना आसान नहीं है सप्लाई क्रिएट करना रियल इस्टेट में।
ऐसा नहीं है कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसका आईपीओ निकाले और वो सप्लाई की रेट हो गया और आपका अप्रिसिएशन पे एक कैप लग गया। और फिर आपका है आपका बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका वैल्यू नहीं कर सकते। ये जिस वैल ये क्या कि आप अगर आप रियल एस्टेट में भी जाए तो रेंट होता है, अब कोई भी आप शेयर मार्केट में जाए तो अर्निंग्स होता है, तो बिजनेस का वैल्यू किया जा सकता है रफली, या तो प्राइस बाई बुक के बेसिस में या प्राइस बाई अर्निंग के बेसिस में, ग्रोथ रेट देख के, प्राइस बाई सेल्स, बहुत सारा मैट्रिक्स होता है रफ वैल्यूएशन का। एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं हो सकता बट रफ वैल्यूएशन का बहुत सारा मैट्रिक्स होता है। बट ये गोल्ड एंड सिल्वर के केस में कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है, मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं होता है स्पेशली फॉर गोल्ड, क्योंकि उसका कुछ रियल लाइफ यूज़ है नहीं अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उसका कुछ आप एक फेयर वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। बट होता ही है कि बट इट इज़ लिमिटेड इन सप्लाई, और इट इज़ फ्रॉम सेंचुरीज उसको आप इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो उसका वैल्यू तो हमेशा रहेगा ही। सो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, बट किस प्राइस में आपको गोल्ड लेना है और किस प्राइस में नहीं लेना है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। इसको ऑब्जेक्टिवली इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा ऑप्शन फिर उसके बाद आता है गोल्ड के बाद सिल्वर। बट सिल्वर को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सिल्वर का कुछ प्रैक्टिकल यूजेस भी है और उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी है जिसके कारण उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। तो थोड़ा मोड़ा वो हमेशा डिमांड में रहेगा, इवन इफ प्राइस गोज अप, उसका प्रॉपर्टी के कारण थोड़ा डिमांड में रहेगा। बट अगेन पास्ट 3 ईयर्स 2-3 ईयर्स में तो वो आपको पता ही है 3 टाइम्स हो चुका है या 4 टाइम्स हो चुका है। तो इस प्राइस में लेना नहीं लेना अगेन एक रिस्की प्रपोजिशन है। तो ये हो गया गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट। और इसके अलावा भी अब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप लगाना चाहें तो फिक्स्ड डिपॉजिट होता ही है। लेकिन देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट भी लोग सोचते हैं कि इट्स अ वेरी क्या बोला जाए, एक बैड वे टू इन्वेस्ट, बट ऐसा होता नहीं है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न्स भी अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, क्योंकि अब डायरेक्ट इक्विटी में आप निफ्टी का रिटर्न्स देखते हैं या किसी इंडेक्स का रिटर्न देखते हैं, बट इंडेक्स में भी चेंजेस होते रहता है। अब बहुत लोग इंडेक्स में नहीं लगाते हैं, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारा फ्रॉड या बहुत सारा स्कैम का शिकार होकर वो पैसा लूज़ भी कर देते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट में नहीं है। ऊपर से फिक्स डिपॉजिट में बैंक भी बिजनेस को ही लोन दे रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा से इवेल्युएट करता है बिजनेस को, और उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जिससे वो बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, जो कि नॉर्मल शेयर होल्डर के पास नहीं होते। वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। तो फिक्स डिपॉजिट से जो रिटर्न आ रहा है एटलीस्ट वो इन जनरल हमारे आरबीआई एंड एवरी वो लोग एम करते हैं कि उसका रिटर्न एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ऊपर रहे। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ स्मॉल पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब ऑप्शन, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो ओवरऑल लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले आप फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोचिए। अगर फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो हम ऐसे एसेट के बारे में सोचिए जिस पे आप कंट्रोल कर सके और जिसका सप्लाई लिमिटेड है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली रियल एस्टेट एंड गोल्ड एंड सिल्वर। बट अगेन गोल्ड एंड सिल्वर रिसेंटली बहुत रन कर चुका है, तो उसमें थोड़ा और उसको वैल्यू नहीं किया जा सकता है, तो थोड़ा उसमें केयरफुल रहिए। और लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली इक्विटीज़ में आप डाल सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल सकते हैं। बट ओवरऑल सारा म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट आप उसका रिजल्ट्स तो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंड मैनेजर का स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। वो तो ऑनलाइन मिल जाता है, तो उसको देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एट दी एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्की खेलना है या आपको किसी बिजनेस के बारे में कुछ इनसाइडर इन इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप देख रहे हैं कि वो आपका कॉम्पिटिटर है या अब उसके साथ काम किए, आपको समझ में आ गया है कि वो दैट कंपनी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, तो आप उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। ये अगर आपके पास एक कुछ ना कुछ अनड्यू एडवांटेज होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हैं। या तो उस बिज़नेस को अच्छी तरह समझते हैं, या तो उस प्रोमोटर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, या आपको उस बिज़नेस में काम करने के कारण उसको आपको बहुत अच्छा आइडिया है उसके बारे में कि क्या व्हाट विल वर्क आउट एंड व्हाट विल नॉट वर्क आउट। सो ये मेरा प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।